नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आडवाणी, जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल। साझा बयान में कहा, तय हो बिहार में हार की जिम्मेदारी। पार्टी का जवाब, सामूहिक जिम्मेदारी पार्टी की परंपरा। देश के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 15 की सफल प्रक्षेपण। खराब मौसम में उड़ानें रद्द होने से मिलेगी निजात। संचार सेवाओं की परेशानियां भी होंगी खत्म। रक्षा, उड्डयन और खनन समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई नियम आसान। न्यूज चैनलों में 49% एफडीआई। 5,000 करोड़ रुपए तक के लिए नहीं लेनी होगी एफआईपीबी की मंजूरी। प्रधानमंत्री 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर कल होंगे रवाना। $10 अरब के निवेश पर समझौतों की उम्मीद। 60,000 भारतीयों को करेंगे संबोधित। और देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारतीय समुदाय को दी शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने बिहार में हार की पूरी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। आडवाणी और जोशी समेत यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने मंगलवार रात साझा बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि बिहार में हार के लिए सभी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ताकि किसी एक को जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़े। बयान में यह भी कहा गया कि बीजेपी में पार्टी की करारी हार बताती है कि दिल्ली में पराजय से कोई सबक नहीं लिया गया और पिछले 1 साल में पार्टी कितनी कमजोर हो गई है। बयान में यह मांग की गई है कि समीक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो बिहार में प्रचार की कमान संभाल रहे थे। और इसी बीच आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने संघ से दखल की मांग की है। और उधर बड़े नेताओं के बाद बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्षों ने भी बयान जारी कर पार्टी का बचाव किया है। इस बयान पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और एम वेंकैया नायडू के दस्तखत हैं। इसमें यह कहा गया है कि पार्टी में हमेशा हार की सामूहिक जिम्मेदारी तय होती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से चली आ रही है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि अगर वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कोई सुझाव आता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। बयान में कहा गया कि सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बिहार की हार पर चर्चा की थी। इसके अलावा पार्टी के दूसरे मंचों पर भी इस बात पर बात होगी और जो कमियां रह गई उसे दूर किया जाएगा। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी नेतृत्व मार्गदर्शक मंडल के नेताओं की सलाह पर ध्यान देगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है जो बात पूरी देश कह रहा है उसे अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयानों से पार्टी में नई तरह की बहस शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में विशेष तौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी कोटरी, जो मार्गदर्शक मंडल ने उनको राय मशवरा, सलाह और मार्गदर्शन दिया है, उससे स्वयं का चाल चेहरा और चरित्र बदलने का अवश्य प्रयास करेंगे। चुनाव के पहले मैंने कहा था कि बिहार चुनाव के परिणामों आने दीजिए। उसके बाद जिसको इन लोगों ने ब्रेन डेड करके मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था, तो ये ब्रेन डेड ब्रेन अलाइव हो जाएंगे। तो ब्रेन अलाइव हो गए हैं, कोल्ड स्टोरेज में थे, अब निकल के गर्म हो गए हैं। अब इनकी गर्मी नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कितना ठंडा करती है तो आने वाले वक्त समय बताएगा। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के क्षेत्र में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। सरकार ने खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियम आसान किए हैं। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% के एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। तो वहीं रीजनल एयर सर्विस में ऑटोमेटिक रूट से 49% तक निवेश किया जा सकता है।
सिंगल बॉन्ड रिटेल में कंपनियों को ई कॉमर्स के जरिए उत्पाद बेचने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि FIPB की जरूरत को बताया है। पहले 3 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के लिए FIPB की मंजूरी जरूरी थी। गैर खबरिया चैनल में 100% एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। न्यूज चैनलों में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। डीटीएच और केबल नेटवर्क में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। कहीं कैप्स बढ़ाए हैं, कहीं उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स है, उनको सरल किया है, कहीं जो कंडीशंस थी जो बड़ी पुरानी हो चुकी थी उनको हटाया है और कुल मिलाकर 15 क्षेत्रों को, 15 सेक्टर्स को प्रभावित किया इस निर्णय से, जिसमें से 32 निवेश के केंद्र ऐसे होंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स होंगे जिनमें सुधार आएगा। भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-15 का प्रक्षेपण कामयाब रहा। इसे भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के 3:04 पर फ्रेंच गुआना से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। करीब 3,164 किलो वजनी GSAT-15 उपग्रह को इसरो ने तैयार किया है। GSAT-15 दो पुराने भारतीय संचार उपग्रहों की जगह लेगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें लगा गगन पेलोड है, जो आम भारतीयों को खराब मौसम में उड़ानों की रद्द होने से लेकर डीटीएच सेवा बाधित होने की परेशानियों से निजात दिलाएगा। वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना के विरोध में करीब 2,000 पूर्व सैनिकों ने कल अपनी वीरता मेडल लौटाए। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है और इस साल काली दिवाली मनाने का ऐलान किया है। तो वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पूर्व सैन्य कर्मियों को गुमराह किया गया है। पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों को न्यायिक आयोग के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर जमा इन पूर्व सैनिकों में केंद्र सरकार को लेकर गहरी नाराजगी है। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना को धोखा बताते हुए पूर्व सैनिकों ने अपना वीरता मेडल लौटाना शुरू कर दिया है। जो नोटिफिकेशन आया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। जो पार्लियामेंट ने डेफिनेशन अप्रूव करी है, जो नोटिफिकेशन में लिखा है, वो उस डेफिनेशन को टोटली डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए हम इस चरण में आए हैं और इस चरण में हम पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में इस मूवमेंट को लेके जाएंगे। दिल्ली समेत कई राज्यों में पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्टर को अपने पदक लौटाए। They were leaving them on road that they have written. That's why, as a matter of respect, I have to come and I have to think it is not. पूर्व सैनिकों का कहना है कि OROP की अधिसूचना उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। आप 5 साल में समीक्षा बिल्कुल नहीं चाहते, हम कैलेंडर ईयर बिल्कुल नहीं चाहते, हम वन मैन कमीशन बिल्कुल नहीं चाहते, हम जो सब्सिक्वेंट वर्किंग आउट है वो बिल्कुल नहीं चाहते। ये सिंपल सी चीज है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8,000 है, वो 8,000 से 10,000 की बात कर रहे हैं। हमारी डिमांड ही 8,000 की है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों को पदक लौटाने पर फिर से विचार करने की अपील की है। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को गुमराह कर दिया गया है। अगर किसी की तकरार है, कंप्लेन है, वो दे सकते हैं उधर, उसको मेडल रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर ये बाद में इतना करने के बाद भी अगर कोई करना चाहता है तो डेमोक्रेसी परमिट्स एवरीवन। आई कैन नॉट स्टॉप एनीवन, बट आई कैन ओनली से दैट ही इज बीइंग मिसगाइडेड। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री ने कहा था कि OROP की मुख्य मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है, लेकिन सभी मांगों को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। सरकार ने शनिवार को OROP से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन इसमें खामियों का आरोप लगाते हुए पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 5 महीने से चल रहा आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने OROP की घोषणा की, इसके लिए अधिसूचना भी लेकर आई, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का कहना है कि वो अपनी अधिसूचना में अब कोई और बदलाव नहीं करेगी। ऐसे में OROP का मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वापस जाकर
वहीं पर अटक गया है। कैमरामैन अमित के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और कर्नाटक में कल 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। मुख्य सरकारी समारोह बंगलुरु में हुआ। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने जयंती समारोह के सभी समारोह का बहिष्कार किया। राज्य के कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने जयंती समारोह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोडगू में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में एक विहिप कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती पर सरकारी कार्यक्रम को लेकर राजनीति तेज हो गई। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान की जयंती समारोह मना रही थी। वहीं कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने समारोह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोडगू में दो गुटों के बीच झड़प में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इट इज अ मर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रायोजित है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रिकॉशनरी मेजर। टीपू सुल्तान की जयंती समारोह का विरोध करने पर कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर तंज कसा है। इनका कहना है कि बीजेपी लोगों पर जबरन खास विचारधारा थोपना चाहती है। हमेशा विभाजन की राजनीति करेंगे अगर आप हमेशा आपसी वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्य देंगे, अगर आप इस प्रकार की डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ऐसा एक तनाव से भरा वातावरण बन जाता है जिससे ऐसी चीजें होती हैं। इस देश में संघ परिवार, बीजेपी, वीएचपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। आज की इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। बीजेपी ने पहले ही टीपू सुल्तान की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया था। प्रदेश के बीजेपी नेता कन्नड़ विरोधी होने की दलील देकर जयंती समारोह का विरोध कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जयंती समारोह मनाने के सरकार के फैसले का बचाव किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केरल में वित्त मंत्री के.एम. मणि ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्षी और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के सहयोगी दलों की ओर से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सोमवार को केरल हाईकोर्ट ने बाढ़ रिश्वत मामले में फंसे के.एम. मणि के खिलाफ जांच जारी रखने का फैसला सुनाया था और विशेष सतर्कता अदालत के दिए फैसले को बरकरार रखा था। केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि के खिलाफ बाढ़ रिश्वत मामले में एफआईआर दर्ज है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. Tales that inspire, stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse. Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries every Friday at 10:30 p.m., Saturday 12:30 p.m. and Sunday at 1 p.m. आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। कला की दुनिया हो
या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत और ब्रिटेन अपने व्यापारिक संबंधों में तेजी लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब $10 अरब के निवेश समझौतों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है और रणनीतिक लिहाज से इस यात्रा को खासा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के पुराने संबंधों को नए क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर जोर देंगे। UK still has a lot of experience, knowledge, presence even today in a number of parts of the world which are of interest to us. They still, for example, have a contingent in Afghanistan. So if you have counter-terrorism understandings with the UK, at the end of the day it actually keeps India more secure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विकास में सहयोग के खाके पर बात करेंगे। We expect a statement on defense and security partnership, one on development partnership, because today both India and the UK provide ODA, do projects abroad, so we see some advantages in working together there. There would be a statement on energy and climate change. ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। दोनों देश 11 सालों से रणनीतिक सहयोगी भी हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच करीब $18 अरब का व्यापार है। इसे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लंदन में ब्रिटेन के कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। There would be again a lot of focus, particularly as there's growing interest in the reviving Indian economy. I think the message of the fact that it's getting easier to do business is resonating. So you will see business agreements, some of which would be announced at the business event during the visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने एक भोज का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे उस जगह पे भी जाएंगे जहां भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान रहे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। म्यांमार में आंग सान सूची की पार्टी बढ़त बनाए हुए है। अब तक घोषित नतीजों में ज्यादातर नतीजे उनके पक्ष में गए हैं। हालांकि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव नतीजों के ऐलान में हो रही देरी पर चिंता जताई है। म्यांमार के संसदीय चुनावों में विपक्षी नेता आंग सान सूची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हालांकि चुनावी नतीजों में हो रही देरी से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी में भारी असंतोष है। पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। इन सब के बावजूद आंग सान सूची को बड़ी जीत की उम्मीद है। अब तक 664 सदस्य संसद की महज 50 सीटों पर ही नतीजे जारी किए गए हैं। एनएलडी ने देश के 4 राज्यों की 164 सीटों में से 154 सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं निचले सदन की 88 सीटों के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनमें से 78 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। The process went better than many expected beforehand. It is also true, however, that more is needed, more reforms are needed to ensure that truly genuine elections can take place in the future. अमेरिका ने भी म्यांमार में सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया है।
United States congratulates the people of Burma on the election and commend all of the people and institutions in the country who worked together to hold a peaceful and historic election. रविवार के चुनाव को 25 सालों का सबसे लोकतांत्रिक चुनाव माना जा रहा है। इस चुनाव में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मतदान में 80% से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव में 90 पार्टियों के कुल 6000 उम्मीदवार मैदान में थे। उच्च सदन और निम्न सदन की 664 सीटों में से 25% सीटें मिलिट्री प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, जिनके लिए वोट नहीं डाले गए। म्यांमार में 2011 से सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल, देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले, ये पूजा है, ये एक इबादत है। खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह लाइक एन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Hottest topics. If you can facilitate the opening up and the expansion of the international border trade, you can add to the economy. 370 धारा जो है वो जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़े रखती है। Candid confessions. The Congress has not been able to communicate. We have to revive our links with the masses. World-class healthcare is available to only a handful of people in this country. Causing controversies. A lot of leaders today think that they rule by divine right. Now, media has become manageable. Watch RSTV engage personalities to the point. Every Wednesday, 10 p.m. Thursday, 1:30 and 5:30 p.m. ब्रेक के बाद स्वागत है। दिवाली से पहले बाजार में गिरावट का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आई तेज गिरावट का असर घरेलू बाजारों पर साफ देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में कल 1.5% तक की कमजोरी दिखी। सेंसेक्स 26,000 और निफ्टी 7,800 के नीचे जाकर बंद हुआ। बीएसई की बात करें तो बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 378 अंक की गिरावट के साथ 25,743 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 132 अंक की कमजोरी के साथ 7,783 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स का ये बीते 1.5 महीने का निचला स्तर है और आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर आज से मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। और देश भर में आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कल भी रोशनी के साथ आतिशबाजी देखने को मिली।
दीपावली की शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। आडवाणी, जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल। साझा बयान में कहा, तय हो बिहार में हार की जिम्मेदारी, पार्टी का जवाब, सामूहिक जिम्मेदारी पार्टी की परंपरा। देश के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 15 का सफल प्रक्षेपण, खराब मौसम में उड़ानें रद्द होने से मिलेगी निजात, संचार सेवाओं की परेशानियां भी होंगी खत्म। रक्षा, उड्डयन और खनन समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई नियम आसान, न्यूज चैनलों में 49% एफडीआई, 5,000 करोड़ रुपए तक के लिए नहीं लेनी होगी एफआईपीबी की मंजूरी। प्रधानमंत्री 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर कल होंगे रवाना। $10 अरब के निवेश पर समझौतों की उम्मीद, 60,000 भारतीयों को करेंगे संबोधित। और देश भर में रोशनी के त्योहार, दीपावली की धूम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारतीय समुदाय को दी शुभकामनाएं।